नमस्कार साथियों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी सहायक अध्यापक LT पर आधारित विशेष सीरीज, जिसका आज का टॉपिक है शिक्षण विधियाँ। प्रमुख शिक्षण विधियाँ व उनके प्रतिपादक, प्रमुख शिक्षण विधियाँ व उनके जनक। तो इससे संबंधित हम देखेंगे कि कौन सी विधियाँ किस मनोवैज्ञानिक ने दी हैं और उससे संबंधित हम कम से कम 30 क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपको आगामी LT भर्ती परीक्षा, लेक्चरर भर्ती परीक्षा और यूटेट सीटेट में सहायक सिद्ध होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रमुख शिक्षण विधि और उनके प्रतिपादक। तो दोस्तों, सबसे पहले आज की विधि है हमारी संवाद विधि। तो संवाद विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं सुकरात। जो संवाद विधि है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं सुकरात। सुकरात ने ही संवाद विधि का दिया था। समस्या समाधान विधि, इसके प्रतिपादक माने जाते हैं सुकरात और सेंट थॉमस। दो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं। तो इन्होंने समस्या समाधान विधि के प्रवर्तक के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो सुकरात संवाद विधि के प्रवर्तक के रूप में भी जाने जाते हैं और समस्या समाधान विधि के प्रवर्तक के रूप में भी जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक भी सुकरात हैं। तो जो सुकरात हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत प्राचीन विधियाँ हैं। तो इन प्राचीन विधियाँ जो संवाद विधि, समस्या समाधान विधि और प्रश्नोत्तर विधि, इन तीनों विधियों को दिया था सुकरात ने दिया था। तो ध्यान रखना, संवाद विधि, समस्या समाधान विधि। इसी प्रकार खेल विधि दी थी फ्रोबेल ने। जो खेल विधि के प्रवर्तक हैं वो माने जाते हैं फ्रोबेल। इसी प्रकार किंडरगार्टन विधि, इसके भी जो प्रवर्तक फ्रोबेल माने जाते हैं। तो आपने ऐसे ध्यान रखना है कि संवाद विधि, समस्या समाधान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, इन तीन विधियों के जनक सुकरात हैं। ठीक। और समस्या समाधान विधि में सुकरात के साथ सेंट थॉमस भी हैं, जबकि खेल विधि और किंडरगार्टन विधि के प्रवर्तक फ्रोबेल है। तो फ्रोबेल ने खेल विधि भी दी है और किंडरगार्टन विधि भी दी है। इसी प्रकार मॉन्टेसरी विधि, इसके जनक हैं, जैसे नाम से लग रहा है मॉन्टेसरी, तो मौर्य मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी विधि दी थी। इसी प्रकार परियोजना विधि या फिर जिसे प्रोजेक्ट विधि कहते हैं, इसके प्रवर्तक हैं किलपैट्रिक। तो किलपैट्रिक ने परियोजना विधि या प्रोजेक्ट विधि दी थी। ये जॉन डीवी के शिष्य माने जाते हैं। इसी प्रकार करके सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, ये सिद्धांत दिया था जॉन डीवी ने। प्रश्नावली विधि वुडवर्थ के द्वारा दी गई थी। एक ध्यान रखना, ऊपर हमने पढ़ी थी प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक हैं सुकरात, जबकि प्रश्नावली विधि के जो प्रवर्तक हैं वो हैं वुडवर्थ। इसी प्रकार अनुसंधान, ह्यूरिस्टिक और खोज विधि, इसके जो प्रवर्तक हैं वो माने जाते हैं आर्मस्ट्रांग। तो आर्मस्ट्रांग ने किसकी खोज की थी? अनुसंधान, ह्यूरिस्टिक या खोज विधि की। इसी प्रकार मनोविश्लेषण सिद्धांत, तो मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? वो दिया था सिगमंड फ्राइड ने। तो सिगमंड फ्राइड ने दिया है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसी प्रकार मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया था? ये भी सिगमंड फ्राइड ने। तो सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत और मनोलैंगिक सिद्धांत दोनों दिया था। किसने? सिगमंड फ्राइड ने। इसी प्रकार अंतर्दर्शन आत्मकथा विधि, अंतर्दर्शन आत्मकथा विधि, ये दी थी वुंट और स्किनर ने। और जो वुंट और स्किनर है, इन्होंने अंतर्दर्शन आत्मकथा विधि का प्रतिपादन किया था। इसी प्रकार बहिर्दर्शन, निरीक्षण, अवलोकन या प्रेक्षण विधि, इन चारों विधियों का जो प्रतिपादक माने जाते हैं वॉटसन माने जाते हैं। तो इस प्रकार हमारी 14 हमने विधियां पढ़ी हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या हैं। सबसे पहले सुकरात ने 3 विधियां दी हैं, संवाद विधि, समस्या समाधान विधि, प्रश्नोत्तर विधि। इसी प्रकार फ्रोबेल ने 2 विधियां दी हैं, खेल विधि और किंडरगार्टन विधि। मॉन्टेसरी जो विधि है वो दी है मौर्य मॉन्टेसरी ने। परियोजना प्रोजेक्ट विधि दी है किलपैट्रिक ने। करके सीखना सिद्धांत जॉन डीवी के द्वारा दिया गया है। प्रश्नावली विधि वुडवर्थ के द्वारा दी गई है। अनुसंधान या ह्यूरिस्टिक विधि या फिर जिसे खोज विधि भी कहा जाता है, वो आर्मस्ट्रांग ने दिया हुआ है। सिगमंड फ्राइड ने 2 विधियां दी हैं, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और मनोलैंगिक सिद्धांत दिया है। अंतर्दर्शन या फिर आत्मकथा विधि, ये दी है वुंट तथा स्किनर ने। और इसी प्रकार बहिर्दर्शन, निरीक्षण, अवलोकन और परीक्षण विधि के जन्मदाता हैं वॉटसन। तो इस प्रकार से हमने ये 14 विधियों के बारे में आपको बताया, उनके प्रवर्तक बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके भर्ती परीक्षाओं में, आपकी LT भर्ती परीक्षाओं में, लेक्चरर भर्ती परीक्षाओं में, या यूटेट सीटेट में भी हर जगह ये काम आते हैं। जितने भी हम शिक्षक भर्ती एग्जाम देखते हैं सभी में काम आते हैं। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अब शुरू करते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न। 30 प्रश्न करेंगे और एक एक करके देखते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है।
क्या कह रहा है, जो सामाजिक विज्ञान विषय है उसमें कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में क्या चीज़ सहायता होती है, ज्ञान होता है, कुशलता होती है, अभिव्यक्ति होती है, अभी सभी होती है। तो सिंपल सी बात है, सामाजिक विज्ञान में क्या जो है कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में क्या चीज़ सहायक होगी, ज्ञान होगी, कुशलता स्किल भी होगी, अभिव्यक्ति आप क्या जैसे पढ़ा रहे हैं उसकी अभिव्यक्ति किस प्रकार से कर रहे हैं, तो सभी चीज़ें इसमें सहायक होती है। तो इसका सभी सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है, वह जिस पर विधि का उपयोग कर रही है वो जिस विधि का उपयोग कर रही है, यानी कहने का मतलब समझिएगा, जो सामाजिक विषय की अध्यापिका है कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है कि चुनाव कैसे होता है, तो उसकी क्रमिक प्रक्रिया बता रही है। तो वो जिस विधि का उपयोग कर रही वो है, तो व्याख्या है, परिचर्चा है, कथन है या फिर प्रश्न पूछना। तो ये एक प्रकार का कथन है कि सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही। क्रम से क्या होता है, क्रम से पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, तो कथन उसमें सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष के क्रियाकलापों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा इसमें निगेटिव है, ये कक्षा कक्ष के क्रियाकलापों के विषय में। तो क्या है, देखो, अध्यापकों को छात्रों से केवल तेज बुद्धि वाले प्रश्न ही पूछने चाहिए। तो सिर्फ केवल, जहाँ केवल लिखा है, सिर्फ लिखा है, अगर इस टाइप के शब्द लिखे हैं तो वो आपका निगेटिव ही आंसर होगा। केवल इस प्रकार हर टाइप के प्रश्न पूछने चाहिए, केवल तेज बुद्धि वाले ही नहीं, हर टाइप के प्रश्न पूछने चाहिए। अध्यापक को केवल होशियार छात्रों पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा भी नहीं, केवल आ रहा है तो निगेटिव आंसर है। अध्यापक शिक्षण के दौरान लगातार बोलना चाहिए, तनिक भी विराम नहीं देना चाहिए, तो ये भी देखो निगेटिव है, तो इसका मतलब उपयुक्त तो सभी है, सभी इसमें निगेटिव आंसर है। अगला प्रश्न, निर्मितवादी यानी जो रचनावादी कहते हैं, कक्षा कक्ष प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती, तो सबसे महत्वपूर्ण किसकी होगी, अध्यापक की होगी, विद्यालय की होगी, विद्यार्थियों की होगी, अभिभावकों की होगी। तो निर्मितवाद जो है आधुनिक शिक्षा की एक विधि मानी जाती है। तो इसमें ध्यान रखना, चाइल्ड सेंटर्ड, हम किस पर ध्यान देते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर ध्यान देते हैं। तो विद्यार्थियों की हमेशा केंद्रीय भूमिका रहेगी, अध्यापक भी होनी चाहिए, विद्यालय भी होनी चाहिए, विद्यार्थी भी होनी चाहिए, अभिभावक भी जो है उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चाइल्ड है, जो चाइल्ड ही नहीं रहेगा तो बाकी चीज़ों का उतना मतलब नहीं रह जाता है। इसी प्रकार सामान्य कक्षा शिक्षण के अंतर्गत किस व्यवहार की सर्वाधिक प्रधानता होती है, जो सामान्य कक्षा शिक्षण के दौरान है, कौन सा व्यवहार है जो सबसे ज़्यादा प्रधान होता है, होता सब है लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रधान होगा वो कौन होगा, पुस्तक के व्यवहार होगा, वाचिक व्यवहार होगा, अशाब्दिक व्यवहार होगा या कोई नहीं, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है, ठीक। पुस्तक के व्यवहार होना चाहिए, वाचिक व्यवहार भी होना चाहिए, अशाब्दिक व्यवहार भी होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा है वाचिक व्यवहार, वाचिक यानी जो आप अभिव्यक्ति कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो वो बिहेवियर सबसे ज़्यादा इसमें क्या है, सर्वाधिक प्रधानता उसकी होती है, यानी केंद्रीय भूमिका होती है किसमें, कक्षा शिक्षण में, वाचाल या वाचिक व्यवहार की। इसी प्रकार शिक्षण का कार्य छात्र व शिक्षक के मध्य किस क्रिया द्वारा संपन्न होता है, तो एक साइड टीचर है, एक साइड स्टूडेंट, तो इनके मध्य जो प्रक्रिया होगी यानी जो क्रिया हो रही है तो किसके द्वारा संपन्न होती है, एक प्रकार की प्रोसेस होगी, अनुक्रिया होगी, अंतःक्रिया होगी, कोई नहीं। तो देखो, प्रक्रिया प्रोसेस एक डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है, अनुक्रिया भी एक डायरेक्शन हो सकती है, अंतःक्रिया दोनों साइड से होती है। तो सबसे ज़्यादा बेहतर आंसर इसमें अंतःक्रिया होगी कि शिक्षक और छात्र के मध्य एक प्रकार की अंतःक्रिया होनी चाहिए। प्रक्रिया ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ से शिक्षक कह रहा है और छात्र सुन रहा है सिर्फ, या फिर छात्र बोल रहा है और शिक्षक जो है न्यूट्रल है, तो ऐसा नहीं होना है। तो दोनों में जो है दोनों की क्रियाएं इसमें महत्वपूर्ण होती है, इसलिए उस दोनों की क्रियाओं को अंतःक्रिया कहते हैं। तो अंतःक्रिया के द्वारा शिक्षक का कार्य छात्र और शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया के द्वारा संपन्न होता है। इसी प्रकार कक्षा के अंतर्गत छात्र शिक्षण अंतःक्रिया का आधार क्या होता है, कक्षा के अंतर्गत छात्र शिक्षण अंतःक्रिया का आधार होता है। कैसा होता है, शिक्षण विधियाँ होती हैं, पाठ्य वस्तु होता है, आवश्यक सामग्री होता है या सहायक सामग्री होता है या उपयुक्त सभी होता है। तो अंतःक्रिया के दौरान शिक्षण विधियाँ भी महत्वपूर्ण होती हैं, पाठ्य वस्तु कंटेंट भी जो है आपका महत्वपूर्ण होगा, सहायक सामग्री TLM का उपयोग भी होगा, तो उपयुक्त सभी इसमें सही आंसर होगा। यानी कि जो कक्षा के अंतर्गत छात्र शिक्षण अंतःक्रिया का जो आधार होते हैं उसमें शिक्षण विधियाँ भी आएंगी, पाठ्य वस्तु भी आएगी और सहायक सामग्री भी आएगी। इसी प्रकार से निम्न में से कक्षा का नेता कौन होता है, कौन जो है लीडर होता है क्लास का, तो कौन होगा, विषय का अध्यापक होगा, कक्षा अध्यापक होगा, होशियार छात्र होंगे, सभी होंगे। अब देखो, नेता लीडर एक होता है आगे से, उपयुक्त सभी तो नहीं होगा, क्यों, सभी अगर नेता होंगे
ठीक है। तो फॉलोवर क्यों कहाँ होंगे, तो इसमें एक लीडर, हमेशा ध्यान देना, लीडर होता है और उसके पीछे फॉलोवर होते हैं, ठीक। तो कक्ष का नेतृत्व कौन करता है, तो सबसे बेहतर इसका आंसर होगा कक्षाध्यापक। कक्षाध्यापक ही जो है किसी क्लास का यानी किसी कक्षा का नेता होता है, लीडर होता है। अब छात्र को भी बोल सकते हैं मॉनिटर बनाते हैं, ठीक है। तो मॉनिटर भी किससे संचालित होता है, अगर मॉनिटर जो है पूरी लीड तो करता है, जैसे क्लास को अनुशासन बनाने में, छोटी मोटी गतिविधियों में शामिल रहता है, लेकिन वो भी किसके द्वारा संचालित होता है, कक्षाध्यापक के द्वारा। विषय अध्यापक भी नहीं आएगा इसमें, विषय अध्यापक तो पर्टिकुलर उस विषय के समय होगा जब वो विषय पढ़ा रहा होगा, लेकिन कक्षाध्यापक उस क्लास का, पूरी क्लास का एक प्रकार से लीडर होता है, कक्षा का नेता होता है। तो इसका सही आंसर होगा कक्षाध्यापक। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन विषय के अध्यापन की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए। तो सामाजिक अध्ययन ही क्यों, किसी भी विषय के अध्यापन की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, उसमें धोती कुर्ता पहन के आए टीचर, पैंट शर्ट पहने, स्थानीय समाज के अनुसार वो जो है वेशभूषा पहने, या कोई नहीं। तो देखो धोती कुर्ता, जैसे पहले के ज़माने में जो है आश्रम पद्धति से गुरुकुल ऋषिकुल में लोग पढ़ते थे, धोती कुर्ता पहनते थे। पैंट शर्ट जो आधुनिक है, बिल्कुल ये मॉडर्न तरीका है, जैसे जो अंग्रेजों में है, पैंट शर्ट टाई पहने हुए, या स्थानीय समाज के अनुसार। तो सबसे अच्छा इसमें आंसर है वहाँ का, जहाँ का जैसा परिवेश है उसके अनुसार टीचर अपने जो है वेशभूषा का धारण कर सकता है। तो सबसे अच्छा आंसर है स्थानीय समाज के अनुसार। तो स्थानीय समाज में अगर धोती कुर्ता प्रचलन में है तो वो उसका उपयोग करे, पैंट शर्ट प्रचलन में है तो पैंट शर्ट का प्रयोग करे, कोट पैंट है तो कोट पैंट का यूज करें। तो ऐसा इसमें कोई बाध्यता नहीं होती है। किसी भी विषय के अध्यापन की विषय वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, वहाँ के स्थानीय समाज के अनुसार होनी चाहिए। इसी प्रकार कक्ष प्रक्रिया के दौरान अधिगम को सहज साध्य बनाने हेतु किए जाने वाला क्रियाकलाप क्या है जो कक्ष प्रक्रिया के दौरान जो अधिगम है उसको सहज साध्य बनाने के लिए क्या क्रियाकलाप करनी चाहिए। छात्र के अनुभव का उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अभिप्रेरणा प्रदान करनी चाहिए, अभिप्रेरणा तो मोटिवेट करना ही चाहिए। अधिगम क्रियाकलापों को उपलब्ध कराना चाहिए, बिल्कुल कराना चाहिए। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कक्ष में शिक्षण कार्य के दौरान शिक्षक द्वारा अधिगम क्रियाकलापों को उपलब्ध कराने का उदाहरण है। तो कौन सा उदाहरण है, कक्ष में शिक्षण कार्य के दौरान शिक्षक द्वारा अधिगम क्रियाकलापों को उपलब्ध कराने का क्या उदाहरण है। क्या है, देखो पहला है, किसी सूत्र को पढ़ा देने के बाद छात्रों को उसे सूत्र के प्रयोग द्वारा कुछ प्रश्नों को करने के लिए देना, या छात्रों द्वारा प्रश्न का उत्तर न दिए जाने पर उत्तर देना, पढ़ाई गई पाठ्य पुस्तक के सारांश को दोहराना। तो इसमें सबसे अच्छा उदाहरण किसका है, या फिर उपरोक्त सभी। ठीक, तो देखिए छात्रों द्वारा प्रश्न का उत्तर न दिए जाने पर उत्तर देना, सीधा उत्तर देना ये सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपने कोई प्रश्न बच्चे से पूछा हुआ है, आपने उसे प्रश्न का उत्तर नहीं आया तो आपने सीधा उत्तर दे दिया, ऐसे नहीं। आपने जब बीएड किया होगा, डीएलएड किया होगा, तो आपने वहाँ पर एक चीज़ पढ़ा होगा, प्रोमीटिंग। आप क्या करते हैं, ऐसे कुछ हिंटें देते हैं, बच्चे को देते हैं कि ऐसा हो सकता है। अगर जैसे कोई प्रश्न पूछा तो उसके लिए आप पर्टिकुलर हिंटें देंगे तो उससे उत्तर निकलवाते हैं आप। तो ये एक जो है एक शिक्षण विधि भी है अपने आप में, माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत आपने सीखी होगी। तो ये तो नहीं होगा, तो ये नहीं है तो उपरोक्त सभी तो वैसे भी नहीं होना है। तो या फिर ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। अब देखो, पढ़ाई गई पाठ्य पुस्तक को सारांश को दोहराना, तो दोहराना भी एक प्रकार का क्या है, चीज़ को रटने से संबंधित है, तो ये भी नहीं होगा। तो सबसे सटीक आंसर है, किसी सूत्र को पढ़ा देने के बाद छात्रों को उसे सूत्र के प्रयोग द्वारा कुछ प्रश्नों को करने के लिए देना। जैसे सूत्र पढ़ाया, समझा दिया पूरा, और उससे संबंधित जो प्रश्न है वो जो है देने हैं बच्चे को, कि वो इस सूत्र का उपयोग जो है प्रश्न में कर सके। तो सही आंसर होगा इसका फर्स्ट वाला, किसी सूत्र को पढ़ा देने के बाद छात्रों को उसे सूत्र के प्रयोग द्वारा कुछ प्रश्नों को हल करने के लिए देना। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, एडुसेट का संबंध किससे है। तो एडुसेट का संबंध किससे है, शिक्षा से है, पर्यावरण से, केवल सामाजिक विज्ञान विषय से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किससे संबंध है एडुसेट का, तो एडुसेट का संबंध शिक्षा से होता है, डायरेक्ट एजुकेशन से। ये एक एजुकेशन शैक्षिक सैटेलाइट है जिसके माध्यम से शिक्षा से संबंधित जो है, जो दूरदर्शन है वहाँ पर उससे संबंधित कार्यक्रम चलाए जाते हैं। कंटेंट जो है, विषय जो है आपके हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, साहित्य, जितने भी विषय हैं सभी से संबंधित उसमें क्या होते हैं, कार्यक्रम चलाए जाते हैं और लोगों को दिखाए जाते हैं, और ये बिल्कुल फ्री होता है। तो एडुसेट एक सैटेलाइट है जिसका संबंध शिक्षा से। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने का आधार है।
तो जो भाषा है, लैंग्वेज है, उसको सीखने का आधार क्या है? बालक की जिज्ञासा है, बालक के अनुकरण की स्वाभाविक वृत्तियाँ हैं, उपरोक्त दोनों हैं, या बालक का चलना है? तो सिंपल सी बात है, देखो भाषा सीख रहा है तो जिज्ञासा का होना सबसे जरूरी। अगर जिज्ञासा ही नहीं होगी किसी भी चीज़ की तो आप सीख नहीं सकते हैं, तो जिज्ञासा होती है। बालक के अनुकरण की स्वाभाविक वृत्तियाँ, देखो बालक में एक स्वाभाविक वृत्ति होती है अनुकरण की। अनुकरण अगर बच्चे में है तो अनुकरण से आसानी से भाषा सीख जाता है, उसे सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। और एक जिज्ञासा तो है ही, और उसमें अनुकरण की स्वाभाविक वृत्तियाँ होती है। इसलिए एक छोटा बच्चा, उसे आपको हिंदी या अंग्रेजी सिखाना है तो उसे आप पर्टिकुलर उस माहौल में रख लीजिए, खुद स्वयं सीख जाएगा। उसमें आपको ग्रामर उसे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी भी प्रकार के रूल नियम सिखाने की ज़रूरत नहीं, वो जो है अनुकरण के द्वारा आराम से सीख जाता है। तो बालक की जिज्ञासा भी उसमें इम्पोर्टेंट है, और स्वाभाविक वृत्तियाँ अनुकरण जिसे कहते हैं वो भी आपके इम्पोर्टेंट है। और बालक का चलना, देखो चलने से इससे भाषा विकास से कोई संबंध नहीं है, तो ये दो आंसर आपके सही होंगे, तो उपरोक्त दोनों सही है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो देखो कौन सा है, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर हैं, भाषा की श्रव्य दृश्य सामग्री है, समृद्ध भाषिक वातावरण है, या भाषा की पाठ्य पुस्तक है? तो सबसे सटीक आंसर होगा समृद्ध भाषिक वातावरण। एनवायरनमेंट अगर अच्छा होगा तो आसानी से बच्चा भाषा को सीख सकता है, किसी भी चीज़ को सीख सकता है। किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए उसको उस टाइप का अगर अनुकूल वातावरण मिल जाता है तो आसानी से चीज़ें सीख जाता है। अगला प्रश्न है, उसने पढ़ा, उसने पाया, उसने चीखा जैसे भाषा का प्रयोग दर्शाते हैं। उसने पढ़ा, उसने पाया, उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं, क्या दिखाते हैं? नियम का ज्ञान न होना, संदर्भ की समझ न होना, नियमों का अति सामान्यीकरण, या नियम कंठस्थ न होना। तो ये दर्शाता है संदर्भ की समझ ना होना। तो संदर्भ की समझ नहीं, उसे संदर्भ नहीं, किस संदर्भ में वो बोल रहा है, अगर उसकी समझ नहीं है उसे, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा कि उसने पढ़ा, उसने पाया, उसने चीखा, ऐसे भाषा का प्रयोग करेगा। कब? जब उसमें संदर्भ की समझ नहीं होगी, कॉन्टेक्स्ट जिसे बोलते हैं, उसकी अगर समझ नहीं होगी तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कोई भी बच्चा या भी कोई भी अधिगमकर्ता कर सकता है। अगला प्रश्न है, भाषा का प्राथमिक रूप है। तो भाषा शुरू में कैसी होती है? मौखिक तो होती है, सिंपल सी बात है। लिखना तो बाद में सीखता है, व्याकरण भी बाद में सीखता है, रचना करना भी बाद में सीखता है। तो मौखिक रूप में भाषा सबसे पहले बच्चा सीखता है। तो मौखिक रूप में अगर जब उसे आ जाती है तब उसके बाद उसे लिखना शुरू करता है, फिर व्याकरण का प्रयोग सीखता है, फिर रचना करना सीखता है लास्ट में। तो प्राथमिक स्वरूप उसका मौखिक रूप ही होता है भाषा का। भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है। तो भाषा प्रयोग की कुशलता कहाँ संभव है? भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने में, साहित्य की पुस्तकें पढ़ने से, भाषा सुनने से, या अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से। तो कुशलता कहाँ से आएगी? जितना ज़्यादा प्रयोग करेगा उतनी ज़्यादा कुशलता उसमें आएगी। तो यानी कि अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से भाषा में जो है कुशलता संभव होती है। अगला प्रश्न है, भाषा की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियाँ हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियाँ क्या हो सकती है भाषा सीखने की प्रक्रिया में? आँखें हैं, कान है, या उपरोक्त दोनों हैं? तो देखो कान तो होंगे, सुनेगा नहीं तो समझेगा नहीं, ठीक है। आँख, अब सुनने के लिए अब जरूरी नहीं हर चीज़ सुन के ही सीखी जाए, देख के भी तो सीखता है। तो दोनों चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, आँख भी है, कान भी है, तो उपरोक्त दोनों इसमें सही आंसर होगा। तो भाषा सीखने में देखना भी महत्वपूर्ण होता है, और सुनना, कान के द्वारा सुनना भी महत्वपूर्ण होता है, और साथ साथ बोलना भी महत्वपूर्ण होता है। अब बोलेगा ही नहीं, खाली सुन रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो उसमें भी आपको दिक्कत आएगी। इसी प्रकार भाषा सीखने की प्रक्रिया के चरण हैं। तो क्या क्या है भाषा सीखने के चरण? श्रुतिबिंब, दृष्टिबिंब, विचार और भावबिंब, या उपरोक्त सभी। तो भाषा सीखने की प्रक्रिया में सुनना, देखना, विचार करना और भाव, यानी जो आपके विचार करना और सोचना जिसे कहते हैं, तो वो है, और उपरोक्त सभी। तो सभी चीज़ें आती है भाषा सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत। देखना भी आएगा, सुनना भी आएगा, विचार करना भी आएगा, और भावबिंब भी उसके अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार भाषा सीखने में महत्वपूर्ण बिंब है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इन चार जो हमने पढ़ा, दृश्य, श्रुति, विचार, बिंब या भाव, इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? दृश्य। जो दृश्य बिंब है ये भाषा सीखने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंब माना जाता है। श्रुति और भी माने जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दृश्य बिंब है, फिर उसके बाद श्रुति आएगा, फिर विचार आएगा, फिर भाव आएगा। तो इस तरीके से इसमें जो है महत्वपूर्ण के आप इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा विकास की कौन सी अवस्था ध्वनियों पर आधारित होती है? तो ध्वनि जो पहली अवस्था है, प्रथम अवस्था में आवाज़ ध्वनियों के द्वारा ही बच्चा सीखता है। तो भाषा विकास की
जो प्रथम अवस्था है वो ध्वनियों पर आधारित होती है। इसी प्रकार भाषा विकास की द्वितीय अवस्था के संदर्भ में सही कथन है। अब देखो द्वितीय, पहली तो ध्वनियों से संबंधित है, दूसरा क्या होगा, बालक लिखने लगता है, बालक भाषा के सार्थक वाक्य बोलने लगता है, या बच्चे ध्वनियों का अनुकरण कर अभ्यास करने लगता है, या बालक वाक्यों पर विचार करने लगता है। तो सही आंसर इसका है क्या, द्वितीय अवस्था में बच्चे ध्वनियों का अनुकरण कर अभ्यास करने लगते हैं। तो भाषा विकास की दूसरी अवस्था में बच्चे ध्वनियों का अनुकरण कर अभ्यास करने लग जाते हैं। इसी प्रकार बालक में भाषा विकास पूर्ण होता है। तो किन अवस्थाओं में पूर्ण होता है, 2 अवस्थाओं में हो जाता है, 3 अवस्था में हो जाता है, 4 अवस्था में होता है, 5 अवस्था। तो जो 4 अवस्थाएं हैं इनमें भाषा विकास पूर्ण होता है। तो 4 अवस्थाएं जो अभी तक हमने पढ़ा था, जैसे इसमें बिंब था, दृश्य था, ठीक है, बिंब था, दृश्य था, विचार था, भाव था। तो इन 4 अवस्थाओं में पूरा होता है। तो अभी हमने पढ़ा है, तो बालक में भाषा विकास पूर्ण होता है 4 अवस्थाओं में। अगला प्रश्न है, बालक में भाषा सुनकर समझने की कुशलता भाषा के प्रयोग से ... ही होती है। तो बालक में भाषा सुनकर समझने की कुशलता भाषा के प्रयोग से पहले होती है। ठीक है, क्या कह रहा है, बालक में भाषा सुनकर समझना जो है भाषा के प्रयोग करने से पहले ही होती है। बालक की भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो भाषा अर्जन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होगा अनुकरण का। जो बच्चे अनुकरण के द्वारा सीखते हैं भाषा अर्जन को, तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान मौन वाचन का नहीं होता, मौखिक वाचन का भी नहीं होता, लेखन का भी नहीं होता है, अनुकरण। अगर वो अनुकरण करने की क्षमता बालक में जितनी अच्छी होगी, वो भाषा अर्जन उतनी अच्छे तरीके से कर पाएगा। अगला प्रश्न है, बालक स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वर्तमान से अर्जित करता है। तो क्या अर्जित करता है, भाषा अर्जित करता है। इसी प्रकार बालक की भाषा दक्षता के विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले क्या सीखता है, उसके बाद क्या सीखता है। तो सबसे पहले ध्वनि सीखेगा, फिर शब्द सीखेगा, फिर उनका अर्थ करना सीखेगा, और फिर व्याकरण सबसे लास्ट में सीखेगा। तो व्याकरणीय अवस्था सबसे बाद में होती है और ध्वनि सबसे पहले होती है। ध्वनि के बाद शब्द बनाता है, शब्द के बाद अर्थ बनाता है, और अर्थ के बाद व्याकरणीय अवस्था बताता है। इसी प्रकार प्राथमिक स्तर पर छात्रों की भाषा से संबंधित क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। तो क्या है, तो प्राथमिक स्तर पर छात्रों की भाषा से संबंधित क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार प्राप्त करना। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर छात्रों की भाषा से संबंधित क्षमताओं का विकास करने का अर्थ होता है भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार स्थापित करना। इसी प्रकार भाषा दक्षता के विकास क्रम में बालक क्या होता है, भाषा से संबंधित कोई त्रुटि नहीं करते हैं, भाषाई उच्चारण में हमेशा त्रुटि करते रहते हैं, ध्वनियों के अंतर को नहीं पहचानते हैं, या भाषा नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। तो विकास क्रम में बालक क्या है, कोई त्रुटि नहीं करते हैं, ऐसा तो कभी भी नहीं होता है। हमेशा त्रुटि करते हैं ऐसा भी नहीं, कभी कभी तो बीच में करते ही हैं। ध्वनियों के अंतर को नहीं पहचान पाते हैं, कभी हो सकता है पहचान भी सकते हैं, नहीं भी पहचान सकते हैं। ठीक है, ये भी गलत है। तो सही आंसर इसका होगा भाषा नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है अंतिम प्रश्न नहीं है, इसके बाद जो है एक प्रश्न हो रहा है भाषा दक्षता। अच्छा ठीक है, ये हमने रिपीट कर लिया है। तो अंतिम प्रश्न है आज का, भाषा दक्षता के विकास में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। तो भाषा शिक्षण में कौन सा शिक्षण सूत्र प्रयोग होता है, कठिन से सरल की ओर होता है, सरल से कठिन की ओर होगा, अज्ञात से ज्ञात की ओर होगा, अमूर्त से मूर्त की ओर होगा। तो भाषा दक्षता का विकास अगर करना है तो कठिन चीज़ों से सरल चीज़ें नहीं सिखाई जाती, अज्ञात से अज्ञात की ओर, जो चीज़ उन्हें पता ही नहीं है वहाँ से आप ज्ञात की ओर ला रहे हैं, ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि बच्चा इतना जो है मानसिक रूप से सक्षम नहीं हो पाता है। इसी प्रकार अमूर्त से मूर्त की ओर, जो चीज़ नहीं दिख रही है और उसे अब देखने वाली चीज़ की ओर ला रहे हैं, ऐसा भी नहीं होता, छोटा बच्चा है। सरल से कठिन की ओर, जो बच्चा होता है सरल से कठिन की ओर सीखता है। तो इसीलिए भाषा दक्षता के विकास में शिक्षण सूत्र सरल से कठिन की ओर होता है। इस प्रकार से आज हमने शिक्षण विधियों से संबंधित जो है कुछ कॉन्सेप्ट देखे, जिसमें हमने जो है प्रमुख शिक्षण विधियाँ और उनके प्रवर्तक के बारे में जाना। फिर उसके बाद हमने 30 क्वेश्चन किए, जिसमें आपने भाषा से संबंधित क्वेश्चन देखे हैं, सामाजिक अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन किए हैं, और जो है जनरल ऐसे क्वेश्चन जो हमारे जो है एग्जाम में शिक्षण भर्ती परीक्षाओं में आते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन देखे हैं। तो इसी प्रकार से और क्वेश्चन देखने के लिए आप देखते रहिए हमारी सीरीज़। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं, जय हिंद।